ऑलराइट, वेलकम बैक। आज जो मेरे साथ गेस्ट मौजूद हैं वो हैं उनका तारुफ मैं आपको करवाता चलूँ। उससे पहले भी आप इनको स्टूडियोज़ में हमारे देख चुके हैं। एक दफ़ा फिर आज हमने ज़हमत दी है। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अली रफ़ीक़ुज़्ज़मा खान, जो कि हेड ऑफ कॉमोडिटी डेस्क एट फाउंडेशन सिक्योरिटीज़। अस्सलाम वालेकुम अली। वालेकुम सलाम एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू। अली, बात करते हैं सबसे पहले गोल्ड के हवाले से। गोल्ड में वैसे देखा जाए तो जो न्यूज़ आई थी कि 2000 के बाद से हम देख रहे हैं कि लगातार ये 3 महीने ऐसे गए हैं कि गोल्ड की कीमतें हमने डिक्लाइन होते हुए देखी हैं। बहैसियत अगर वैसे देखें तो ऐसे गोल्ड की कीमतों में इतना ज़्यादा फ़र्क जो है वो नहीं देख रहे हैं। इतनी वॉलेटिलिटी भी अब नहीं है। क्या रीज़न है कि इतनी वॉलेटिलिटी गोल्ड में नज़र अब नहीं आ रही है? द बेसिक रीज़न था कि मार्केट में गोल्ड में वॉलेटिलिटी शुरू क्यों हुई थी। शुरू इस वजह से हुई थी कि हम डबल डिप डिप्रेशन के बाद से गोल्ड बहुत ज़्यादा हाइकअप कर गया था। मगर जैसे जैसे अब इकोनॉमीज़ रिकवर करना शुरू हो रही हैं तो उसके बाद ये था कि लोगों ने कहा, पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल गोल्ड के अंदर पैसा डाला कि जी करेंसीज़ के अंदर या दूसरी इकोनॉमीज़ के अंदर उनको था कि इसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। तो उससे फिर लोगों ने जो है अब जैसे जैसे इकोनॉमीज़ रिकवर कर रही हैं, क्योंकि गोल्ड इंटरेस्ट नहीं देता, ठीक है, या दूसरे उसके फैक्टर्स नहीं है, डिविडेंड नहीं है, इस तरह की चीज़ें नहीं हैं। मगर आप जब आप करेंसीज़ के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो उसके फैक्टर्स जो उसकी डायनामिक्स कुछ और होती हैं। तो उसमें ये है कि जब इकोनॉमिक्स चल रही हैं तो उन्होंने कहा कि जी अब आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से गोल्ड से फंड्स निकल के करेंसीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट जा रही है, खासतौर पर यूएसडी के अंदर ज़्यादा जा रही है इसके अंदर। ठीक है, तो गोल्ड में अगर अभी हम बात करते हैं 0.3% से अप्रैल में भी हमने कीमतें कम होती हुई देखी हैं। फ़िलहाल क्या लग रहा है आपको गोल्ड में? अगर बात करें, कुछ लग रहा है कि मज़ीद डिप ले सकता है गोल्ड? देखिए, अगर इसकी सिंपल इक्वेशन है, अगर यूरोप और बाकी यूरोप, इसकी सिंपल इक्वेशन हम जो मार्केट में लेते हैं वो इस तरह से लेते हैं कि एक यूएसडी है, वो बाकी करेंसीज के अगेंस्ट जो है वो मूव कर रहा होता है। यूरोप वीक हुआ, यूएसडी स्ट्रांग हुआ, एंड अगेन यूएसडी अगर स्ट्रांग हो रहा है तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है गोल्ड के साथ। तो वो गोल्ड जो है वो उसको कट डाउन करके उसके रेट्स नीचे लेकर आ रहा है, ठीक है। तो वहाँ अगर हम इसके ना दो एस्पेक्ट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब टेक्निकल रिसर्च अब जो कहती है अगर इसी तरीके से अगर हम इसको देखा जाए तो इसको 1400 पे आ जाना चाहिए था। मगर अगर इसको वाइस वर्सा देखा जाए तो गोल्ड इटसेल्फ एक करेंसी खुद है, ठीक है। तो उसके अंदर अगर हम अमेरिकन सेंट्रल बैंक है उसकी बाइंग भी देख रहे हैं, जैसे जैसे रेट्स टिप हो रहे हैं हम अमेरिकन सेंट्रल बैंक्स की बाइंग भी देख रहे हैं। इनिशियली जब गोल्ड हाइकअप हुआ तो उसमें सेंट्रल बैंक की सेलिंग आ रही थी, मगर अब इस 2 साल में जो है सेंट्रल बैंक्स की बाइंग आना शुरू हो गया। तो उसमें यह है कि हम 2000 तक भी देख सकते हैं इसको। तो मोर चांसेस ये है कि हम इसको 2000 तक देखें इंस्टेड ऑफ 1400 इस ईयर के एंड तक। जी राइट। अभी आपके ख्याल में कि जो गोल्ड में फर्दर अभी 1666 पे हम देख रहे हैं ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है हमें, तो फर्दर क्या हमारे उन इन्वेस्टर्स के लिए जो इन कीमतों पे बाय नहीं कर सकते हैं, चाहे वो फिजिकल हो पीमैक्स के थ्रू या इनफैक्ट लॉन्ग टर्म के लिए वो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, जो फिजिकली इस पर बाय नहीं कर सकते, आपके ख्याल में क्या आने वाले दिनों में या इस मंथ में गोल्ड की कीमतों में हम देखते हैं कि अचानक से एक डिप आता है, 1620 1630 तक चली जाती हैं प्राइसेस, फिर हम देखते हैं कि ऊपर जाती हैं? तो क्या ये आप देख रहे हैं कीमतें तकरीबन $40-50 से कम होती हुई आपको नज़र आ रही हैं, एक डिप लेता हुआ गोल्ड नज़र आ रहा है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी हम गोल्ड के डिप की बात करते हैं तो उसमें 2 फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं पाकिस्तान में ट्रेडिंग करने के। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर जो फैक्टर इन्वॉल्व होता है कि आपका $1 मूव करता है गोल्ड इंटरनेशनल आउंस के अंदर, तो हमारे पास से 25 या 30 रुपये का फ़र्क आता है 10 ग्राम के ऊपर। मगर हमारा डॉलर अगर यूएसडी पाक रुपये और यूएसडी पैरिटी अगर मूव कर जाती है तो तकरीबन 350-400 रुपये का फ़र्क आता है एक उसके ऊपर। तो अगर आपकी प्राइसेस यहीं रहती हैं, अपनी हमारी करेंसी डिवैल्यू होती है, तो फिर अच्छा खासा फैक्टर आ जाता है। मगर अगर इसकी नॉर्मल मूवमेंट देखें तो तकरीबन 2-2.5 हज़ार रुपये 3 हज़ार रुपये का फ़र्क आएगा, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं आता इसके अंदर। नहीं आएगा। पाकिस्तानी बात कर रहे हैं, ठीक है। ये आप बात कर रहे हैं किस चीज़ की, तोला की? देखें, तोला के अंदर थोड़ा सा फैक्टर ज़्यादा है कि उसमें थोड़ा सा ज़्यादा आता है, फ़र्क आता है। यानी कि अगर इसमें 350 तो 450 रुपये का फ़र्क आ जाता है पर डॉलर मूवमेंट के ऊपर, पर पाक डॉलर पैरिटी के अंदर। मतलब अगर आप 89 से 90 जाता है तो इतने का फ़र्क है, 90 से 91 जाता है डॉलर तो इतने का फ़र्क आता है। मगर अगर इंटरनेशनली 1665 से 1666 जाता है तो सिर्फ 25 या 26 रुपये का फ़र्क आता है उसके अंदर। राइट, ठीक है। चलें, गोल्ड के वाले से बात हो रही है। अच्छा, हमारे वो इन्वेस्टर्स हम देख रहे हैं कि अभी पीमैक्स ने 10 आउंस का भी एक इंट्रोड्यूस करवाया कॉन्ट्रैक्ट जो है गोल्ड पे। बहुत सारे लोग जो हैं वो काम करना चाहते हैं, कुछ इंटरडे ट्रेडर भी होते हैं जो गोल्ड पे ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, कुछ मीडियम टर्म इन्वेस्टर्स भी होते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म भी होते हैं। आपके पास किस तरह के इन्वेस्टर्स आते हैं ट्रेडिंग करने के लिए, और मीडियम टर्म आ रहे हैं, लॉन्ग टर्म आ रहे हैं? इस वक्त पीमैक्स में आपके पास जो क्लाइंट्स हैं वो कौन से ज़्यादातर? देखिए, अगर हम मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म की बात करें तो अगर लॉन्ग टर्म ट्रेडर सिर्फ एक ही बंदा सर्वाइव कर सकता है लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग में, जो कि आपका फिजिकल गोल्ड परचेजिंग है। मगर आप मुझे अगर फ्यूचर में कहें जी लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करनी है तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लेवरेज इतना ज़्यादा है कि वो अकाउंट कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू हो जाता है।
तो अकाउंट लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए नहीं है। तो प्रोडक्ट डिफरेंट है मुख्तलिफ चीज़ों के लिए। अगर लॉन्ग टर्म आपने बाइंग करनी है तो उसके लिए फिजिकल बेस्ट है, क्योंकि वो आपको होल्डिंग पावर देता है। जब आप 100% में बाइंग करेंगे, अगर मार्केट नीचे भी गिर जाती है आप उसको होल्ड कर सकते हैं। अगर उसके अगेंस्ट अगर आप ये देखें कि आप लेवरेज के अंदर बाइंग करें 21 टाइम्स के ऊपर, तो उसके पास होल्डिंग पावर नहीं है। आप 6,000 रुपये पे 1.5 लाख रुपए के ऊपर काम करेंगे तो आपकी होल्डिंग पावर नहीं है। सही, ठीक है, तो वो इफेक्ट वो 1.5 लाख रुपए का आ रहा है। ठीक है, तो आपके पास ज़्यादातर कौन से इन्वेस्टर्स हैं आपके फाउंडेशन सिक्योरिटीज़ के पास? देखिए, फिजिकल इन्वेस्टर्स हमेशा कम होते हैं और जो आपके फिजिकल यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स कम होते हैं, और जो फ्यूचर या डे ट्रेडिंग इन्वेस्टर्स ज़्यादा हैं। इसी तरह से हमारे पास भी यही है कि हमारे पास डे ट्रेडिंग या फ्यूचर इन्वेस्टर्स ज़्यादा हैं बनस्बत फिजिकल इन्वेस्टर्स। कुछ हुए अवेयर हुए लोग ट्रेडिंग करने, मतलब पहले से कुछ फ़र्क आया है, अब थोड़ा समझ बूझ आई है उनके अंदर ट्रेडिंग के हवाले से, और ख़ास तौर पे मतलब गोल्ड के हवाले से ज़्यादा ट्रेडिंग डेफिनेटली हम देखते हैं, लॉट्स में काम जो हमें ज़्यादा नज़र आता है। आप समझ रहे हैं कि बेहतरी आ रही है इसके अंदर, लोग ऐसे ऐसे अवेयर हो रहे हैं पीमैक्स में, पीमैक्स के थ्रू जो काम कर रहे हैं इन्वेस्टर्स? देखिए, सबसे हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है पिछले 5 साल के अंदर वो ये रहा था कि हम 5 साल पहले जब मार्केट की मेकिंग की फैसिलिटी भी अवेलेबल नहीं थी, हम किसी की बात जाते थे कि बता दें कि जी पाकिस्तान मर्चेंटाइल एक्सचेंज, उस टाइम पे नेशनल कमोडिटी एक्सचेंज था। हमने कहा जी एक एक्सचेंज एग्जिस्ट करता है, हमें कोई हमारे पर भरोसा नहीं करता था कि जी एक्चुअली एक्सचेंज एग्जिस्ट करता है। तो हम कहे जी ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें, तो उनको टाइम लगता था अडॉप्टेबिलिटी। मगर आहिस्ता आहिस्ता लोगों के हमने रिस्पांस देखा है तो काफ़ी मतलब ये है कि मल्टीपल हो रहा है, मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है रिस्पांस। मतलब ये है कि आहिस्ता आहिस्ता बिल्डअप नहीं हो रहा। तो इवन हमने हमने फाउंडेशन सिक्योरिटी में डेस्क स्टार्ट की थी, तो उस टाइम पे हमने जो रिस्पांस देखा तो हम आहिस्ता आहिस्ता हमें डेस्क बिल्ड करने में आसानी रही है पिछले कुछ अर्से में। उससे पहले एरा के अंदर जाते तो हमें डेस्क बिल्ड करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी। उसकी वजह ये थी कि अवेयरनेस, अब ऐसे लोग की अवेयरनेस बढ़ती जा रही है तो लोगों का काम भी बेहतर होता जा रहा है इसका। ठीक है, तो हमारे बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स भी हैं जो मे बी के प्रोग्राम देखने के बाद सोचते हैं कि हम भी ट्रेडिंग करें गोल्ड पे, सिल्वर पे, ऑयल पे, तो वो उनके वाले से मुझे कुछ मैं जानना चाहूँगा। कुछ आप मुझे बताइएगा कि क्या बेसिक रूल्स होने चाहिए इस मार्केट में आने के लिए, उससे पहले क्या चीज़ें उनको जहन में लेकर आनी चाहिए? इमोशंस ही बहुत ज़्यादा होते हैं ना, इमोशनल हो जाते हैं कि जी हमने अगर 1 लाख रुपए लगा दिए हैं, अच्छा 1 लाख रुपए लगाने के बाद हम 15 लाख रुपए तक का सोना ले सकते हैं। 15 लाख रुपए का सोना तो ले सकते हैं 1 लाख पे, लेकिन फिर वो 15 लाख पे लॉस भी हो सकता है और प्रॉफिट भी हो सकता है, छक्का भी लग सकता है और फिर यह है कि आपको लॉस भी हो सकता है। तो क्या बेसिक चीज़ें होनी चाहिए? मतलब बहुत सारे लोग जो है ना एकदम से कहना चाहिए कि बेकाबू हो जाते हैं, अच्छा जी 1 लाख पे 15 लाख का हमने सोना ले लिया, बताएंगे टिप्स? देखिए जी, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपने कमोडिटीज़ में ट्रेडिंग करनी है तो उसके लिए आपने नेट डिस्पोजेबल इनकम या वो हिस्सा इनकम का या वो आप जिसको आप आराम से डिस्पोज कर सकें, ठीक है। डिस्पोज इसलिए बोलता हूँ कि हमारे इमोशन ये इन्वॉल्व, अगर आपने समझ लें कि पूरी अपनी अगर आपने जितने भी एसेट्स हैं वो सारे लगा दिए हैं तो आपके इमोशंस और आपकी पोजीशंस के साथ जो आपकी अटैचमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। तो उससे बेहतर ये होता है कि आप एक खास अमाउंट, अगर आपने 10 लाख इन्वेस्ट करना है तो आप उसमें से लाख या 50,000 रुपये अलग से निकाल लें कि जी आई कैन बेयर विद दिस। अब अगर आप उसको डिस्पोजेबल इनके तौर पे कंसीडर करें तो आप उसमें प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं, ठीक है, उसमें आप सुकून के साथ काम कर सकते हैं। अब मसला ये होता है कि लोग जो आते हैं वो जैकपॉट के लिए आते हैं कि जी वो सारा पैसा लगा देते हैं। अब वो ये नहीं सोचते कि भाई मुझे इतना पैसा बैकअप के तौर पे रखना है, अगर प्राइस मूवमेंट होती है तो मुझे इतना पैसा मूवमेंट के लिए रखना है, कितनी मूवमेंट मुझे बर्दाश्त करनी है इस अकाउंट के अंदर, कहाँ मुझे एग्जिट लेना है, कितनी पोजीशन मैं मजीद उठा सकता हूँ। नहीं, वो एकदम चाह रहे होते हैं छक्का, डेफिनेटली छक्का भी लगता है, नहीं क्लीन बोल्ड भी हो सकता है बिल्कुल ठीक है। लेकिन उसमें ये है ना कि फॉर एग्जांपल अगर आपका कहने का मकसद ये है कि अगर आप फॉर एग्जांपल 5 लाख रुपए लेकर आ रहे हैं तो उसमें से आप वो अमाउंट लगाएं कि जो खुदा न खास्ता आप समझते हैं कि अगर उसके साथ कुछ होता भी है तो आप जो है एक, अगर मैं आम वर्ड में बोलूँ तो आप सड़क पे नहीं आ सकते। बहुत सारे लोग जो हैं बेचारे अपना सब कुछ, मैंने ऐसा भी देखा है, सब कुछ बेच के आते हैं और वो लगा देते हैं और फिर वो एक लालच के चक्कर में बहुत कुछ खो भी देते हैं। तो उनके लिए आप बताइएगा कि जैसे कि आप कह रहे थे कि फॉर एग्जाम्पल 5 लाख रुपये आप लेकर आ रहे हैं, उसमें से आप इतना ही अमाउंट लगाएं कि जो इस पर आप खुदा न खास्ता अगर लॉस भी हो आपको तो आप बेयर कर सकें, जिसमें आप मतलब ये कि आपकी प्राइस मूवमेंट आप बर्दाश्त कर सकें। सबसे बेहतरीन चीज़ होती है कि पोर्टफोलियो की आप आराम से 2 हिस्से कर लें, ठीक है। 2 हिस्से में कि अगर आपने फुल अपनी अमाउंट लगानी है तो उसको फिजिकल में भी इन्वेस्ट करें साथ के अंदर, क्योंकि मसला ये है कि अगर आप फ्यूचर के अंदर काम कर रहे हैं, अगर आपकी फिजिकल की बैकिंग नहीं है उसके अंदर तो आप अपने आप को हेज नहीं कर रहे। आप मुझसे अपना पूरे का पूरा अकाउंट जो है वो आपने उसको डेडलाइन पे लगा दिया। तो बेहतर है इसको 2 हिस्से करें
आप उसकी फिजिकल के अंदर भी आहिस्ता आहिस्ता बाइंग शुरू करें, और अगर आप उसमें फ्यूचर के अंदर सेल कर रहे हैं तो उसको आप अलग रखें, क्योंकि फ्यूचर के अंदर बहुत तेजी से काम कर रहे होते हैं, फिजिकल में बहुत स्लो, मगर अगर आपने उसमें लॉस भी किया है तो आप फिजिकल से आप उसको रिकवर कर सकते हैं। राइट, अच्छा, इस मार्केट को समझना आसान है आपके ख्याल में? अगर हम इसका मवाजना करते हैं स्टॉक मार्केट से, जो हम नहीं कर सकते, डेफिनेटली तो बड़ी पुरानी मार्केट है, लोकल मार्केट, लेकिन वैसे में आपके ख्याल में क्या इसको एनालिसिस करना आसान है उसके मुकाबले में? क्योंकि वहाँ पे भी कहा जाता है जी ब्रोकर जो हैं फॉर एग्जांपल रेट बढ़वा भी देते हैं, घटा भी देते हैं स्टॉक मार्केट में, लेकिन यहाँ पे क्या इतना समझना आसान है? क्योंकि वहाँ पे लोकल जो खबरें होती हैं, कराची में खुदा न खास्ता कुछ होता है, स्टॉक मार्केट का बिहेवियर कुछ और हो जाता है, उसके मुकाबले में कमोडिटी की मार्केट को समझना आसान है? देखिए जी, फर्स्ट टाइम कोई भी काम करना जो होता है वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जब फर्स्ट टाइम हम भी इस मार्केट के अंदर आए थे तो हमें भी कुछ नहीं समझ में आ रहा था, मगर ये है कि वंस आपको तकरीबन मैक्सिमम 2 से 3 दिन लगते हैं कि आपको ये सारा डेटा एब्जॉर्ब करने के लिए, और ये डेटा पब्लिकली अवेलेबल है। इसमें ये नहीं है कि आप जो इसमें टिप्स या इस तरह की कोई चीज़ इनसाइडर न्यूज़ मिल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको पब्लिकली अवेलेबल है, इसके डिफरेंट एनालिसिस भी आपको मिल जाते हैं, और तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो नेट पे अवेलेबल हैं। आपको हिस्टोरिकल डेटा भी मिल जाता है। आप किसी ने चार्ट्स पे काम करना है तो उसको पिछले 50 साल का चार्ट्स मिल जाते हैं कि जी फिगर्स मिल जाएंगे, चार्ट्स पे आराम से मतलब फॉर एग्जांपल मेरा कहने का मकसद है कि मेरे पास अगर एक शेयर है स्टॉक मार्केट में, अब वो शेयर अगर कंपनी लॉस में भी जा रही है तो मैंने देखा वो शेयर बढ़े जा रहे हैं, उस पर अपर लॉक लगे जा रहे हैं, रीज़न मुझे नहीं पता कि क्यों हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल गोल्ड की कीमतों में अगर $100 से डिक्लाइन आता है तो उसके रीजंस होते हैं कि हाँ जी बर्नैंकी ने ये बोला था, इस वजह से डिक्लाइन आ गया, तो आप जस्टिफिकेशन दे सकते हैं कि अगर कीमतें बढ़ रही हैं, कम हो रही हैं, उसके पीछे जस्टिफिकेशन होती है? देखिए जी, अगर स्टॉक्स, फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, स्टॉक्स एक बुरी मार्केट नहीं है, ठीक है, हमारी अपनी मतलब ये कि लोकल नहीं, बुरी मार्केट से मैं बात नहीं कर रहा, मेरा कहने का मकसद ये है कि मतलब बहुत सारी ऐसी मूवमेंट होती हैं जो अनसर्टेनिटी पता नहीं चलती आपको। पाकिस्तान की अगर आप स्टॉक मार्केट की बात करें या इंडियन स्टॉक मार्केट की बात करते हैं या यूएस स्टॉक मार्केट की बात करें, यस वो लोकल इकोनॉमिक्स के ऊपर चलती हैं, ठीक है, हम उसका कंपैरिजन कमोडिटी मार्केट से नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पूरी दुनिया की जो फंड्स हैं या मूवमेंट है वो एक साथ मूव कर रही है कमोडिटीज़, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, अगर आप प्राइस मूवमेंट देखें या उसके अंदर डेटा देखें, यस हर प्राइस मूवमेंट के पीछे कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होता है। अगर कोई रीज़न नहीं मिलता तो फिर कहा जाता है जी स्पेकुलेशन है। यस, स्पेकुलेशन इज़ मतलब कह सकते हैं वेरी सॉलिड चीज़ जो होती है किसी भी प्राइस मूवमेंट के। स्टॉक्स में एक छोटी सी मैं एग्जांपल देना चाहूँगा। स्टॉक्स में अक्सर ये होता है कि बुक वैल्यू होती है, बुक वैल्यू के जो होती है उसके अलावा सारी प्राइसेस मूव हो रही होती हैं। यहाँ पर ये होता है कि सारी प्रोडक्ट डेरिवेटिव होती हैं। डेरिवेटिव से मुराद ये है कि अगर इकोनॉमीज का एक इक्विलिब्रियम होता है कि जी ये इकोनॉमीज है, इसके अगेंस्ट यूएसडी, इसके अगेंस्ट गोल्ड है, सिल्वर है, क्रूड ऑयल है, कंजम्पशन है, पूरी की पूरी एक इकोनॉमी के डिमांड एंड सप्लाई का गेम वो होता है इसके अंदर। तो उसमें काम एनालिसिस के अंदर चीज़ें चल रही होती हैं जी क्या है क्या नहीं है। अब अगर ऑयल के अंदर स्पाइक आई है, ईरान को थ्रेट मिल रहा है यूएस से, तो डेफिनेटली ऑयल के अंदर स्पाइक आएगी। मगर 21 ईयर्स का जिस आपने कहा जिस तरह हाई है, अब अगर हाई इतना 21 ईयर्स का उन्होंने स्टोरेज कर लिया, दैट मीन्स कि वो मजीद उसके अंदर पंप नहीं करेंगे अपने स्टोरेज के अंदर। दैट मीन्स कि अब उनको उसकी ज़रूरत नहीं है, अब वो डेफिनेटली प्राइसेस जो है वो नीचे जाना शुरू हो जाएंगे। राइट, मतलब वही जस्टिफिकेशन होती है यहाँ पे न्यूज़ हर जगह, ठीक है। अच्छा, अब मैं जानना चाहूँगा कि गोल्ड के वाले साहब मुझे बताइएगा इस वीक आपको क्या ट्रेंड लग रहा है, बुलिश, बेयरिश या न्यूट्रल है? देखिए, अगर मैं स्क्रीन देखता हूँ तो स्क्रीन देखने के बाद मुझे एक चीज़ बड़े इंटरेस्टिंग नज़र आती है कि हर डाउन स्वेप के बाद मार्केट थोड़ी सी अबव जा रही है। देखिए स्ट्रेटली क्या ना कि जी मार्केट ऊपर है, ऊपर मार्केट स्विंग्स में काम कर रही होती है। मैं पिछले 3 दिन से देख रहा हूँ, मार्केट थोड़ा सा नीचे डिप लेती है, देन अगेन उस हाई को ब्रेक करती है, फिर नीचे डिप ले रही है, फिर उस हाई को ब्रेक कर रही है। तो एट दी वीकेंड पे हम ये देख सकते हैं कि आराम से 1670 को तो आराम से क्रॉस कर जाएगा। कुछ दिन में हो सकता है कि 1700 को टच करने की कोशिश करें। बुलिश रहेगी इस वीक गोल्ड की मार्केट। और ऑयल में क्या देख रहे हैं आप? ऑयल जो है स्टेगनेंट देख रहे हैं, क्योंकि आपकी इस न्यूज़ के बाद जो है, अगर अब सिर्फ एक न्यूज़ रह गई है वो ईरान की, अगर वो मज़ीद जो मैं अभी CNN और ब्लूमबर्ग भी देख रहा था तो उसके अंदर वही थ्रेट्स का सिलसिला है कि जी क्या है क्या नहीं है। मीटिंग भी है इनकी बगदाद में, मीटिंग भी है, मगर उसका मसला ये है कि वो मीटिंग अपनी जगह पे चल रही होती हैं, ये सारी चीज़ें अलग चल रही होती हैं। तो उन तमाम चीज़ों को अगर आप एक साथ रखी जाए तो ये चीज़ें इसी तरह मतलब करती रहेंगी। तो गोल्ड के क्रूड के अंदर जो मूवमेंट है वो 100 से लेकर 120 तक है।
राइट, तो ये रेंज है। लेकिन अभी इस वीक में आपको क्या लग रहा है, बेयरिश लग रहा है, न्यूट्रल लग रहा है? न्यूट्रल लग रहा है। न्यूट्रल लग रहा है, ठीक है। सिल्वर के लिए क्या कहेंगे? सिल्वर को हमने देखा कि बड़ा इंपॉर्टेंट था, 31 का ब्रेक उसने उसको किया, और जो काफ़ी अर्से से वहाँ पे ब्रेक नहीं कर पा रहा था डाउन साइड पे, ब्रेक करने के बाद 30 पे आया, फिर वापस ऊपर चला गया। तो यहाँ से आप क्या इस वीक में पहले बताइएगा कि सिल्वर आपको क्या नज़र आ रहा है, बेयरिश, बुलिश और न्यूट्रल? देखिए सिल्वर का कभी भी हम ये नहीं कह सकते बेयरिश बुलिश है, कि किसी टाइम भी मूव कर सकता है, और इक्विलिब्रियम या इसका बीटा या इसका रेस्ट ऑफ द मार्केट से फ्रीक्वेंसीज की अलग भी हो सकती है। सिल्वर की ख़ास बात यह है कि इसकी जो 70% ऑफ जो प्रोडक्शन है वो इसकी अपनी सिल्वर माइन से नहीं होती, वो ब्राई प्रोडक्ट के तौर पे होती है, तो इसकी कॉस्टिंग बहुत डिफरेंट है बनस्बत इसकी जो प्रोडक्शन है। तो सिल्वर को प्रेशस मेटल में भी लिया जाता है, इसको इकोनॉमिकल कंजम्पशन के अंदर भी लिया जाता है। अगर उसमें थोड़ी सी डिमांड हाइकअप कर जाती है, बाकी मार्केट स्टेगनेंट रहती है, तो सिल्वर काफ़ी अलग मूवमेंट शो करेगा। तो इस वीक में क्या है, न्यूट्रल, बेयरिश? इस वीक में ज़्यादा से ज़्यादा कि थोड़ा सा ये रेंज बाउंड रहेगा। अच्छा, ठीक है, अराउंड 30 एंड 32। ठीक है, सिल्वर की प्रेडिक्शन है। अच्छा, सिल्वर में आप समझते हैं कि लास्ट ईयर हमने देखा जो 49 का हाई बनाया था सिल्वर ने, क्या इस साल में क्या उसको टच कर सकता है, उसके करीब पहुंच सकता है? देखिए जी, सिल्वर का जो 49 का जो हाई बनाया था वो 1985 के अंदर उसका एक लेवल आया था जिसमें इसने 50 को क्रॉस किया था, ठीक है। तो वो जब हम मार्केट के अंदर जब हम उस प्राइस को फॉलो कर रहे थे तो वो हमारे पास यही न्यूज़ आई थी कि जिन्होंने पहले भी ये काम कर चुका है तो अब ये काम करेगा। हालांकि उस टाइम में बेसिस कुछ और थी, अब बेसिस कुछ और है। यस, 50 को क्रॉस कर सकता है, ये आराम से कर सकता है, इसके लिए कोई मसला नहीं है। मगर मसला ये है कि उस लेवल पे कितनी देर तक सस्टेन करेगा, ज़्यादा देर सस्टेन करेगा या वापस नीचे गिर जाएगा। तो 50 तक सस्टेन करना अभी ये कि मुश्किल है सिल्वर। लेकिन आप कह रहे हैं कि इस साल में लास्ट ईयर का है तो उसको टच कर सकती है मार्केट? कर सकती है। देखिए सिल्वर का आप मूवमेंट प्रेडिक्ट नहीं कर सकते सिल्वर, क्योंकि मैं ये कि आप प्रेडिक्शन नहीं कर सकते आप इसकी, क्या स्पेकुलेशन? देखें फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपकी कोई इंडस्ट्री का मेटल है, इंडस्ट्री अगर ग्रो कर रही है, या मतलब देखें गोल्ड आपकी 1665 का है, सिल्वर कितने का? $32 का। सिल्वर के अंदर कितना आसान है मूव करना, आपकी कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए? बहुत कम इन्वेस्टमेंट चाहिए सिल्वर को मूव करवाने के लिए। तो जब बाकी चीज़ें नहीं चल रही होती तो ये छोटे मतलब ये कि जिनके लो कॉस्ट चीज़ें होती हैं इसके अंदर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आती है। अब स्पेकुलेशन आती तो प्राइस को किसी साइड भी लेके जा सकती है वो। ठीक है, राइट। चलें, थैंक यू सो मच, और आपका इनफैक्ट इस हवाले से राय देने का मोहम्मद अली, आप हमारे साथ रहे, थैंक यू सो वेरी मच। राइट जी, ये थे मोहम्मद अली जो कि अपनी हम देख रहे थे जो न्यूज़ थी उसको हम डिस्कस कर रहे थे, और न्यूज़ के हवाले से मोहम्मद अली जो थे, मोहम्मद अली रफ़ीक़ुज़्ज़मा जो कि हेड ऑफ कम्युनिटी हेड फाउंडेशन सिक्योरिटीज़, ये भी अपनी एनालिसिस जो थे वो आपके साथ शेयर कर रहे थे। वेल जी, मंडे के शो में भी अगर कल आपने शो देखा होगा तो हमने एक नई चीज़ भी शुरू की है। खबरें तो हम आपको देते हैं, इकोनॉमिक कैलेंडर का डेटा भी हम आपको बताते हैं, लेकिन साथ साथ अब कोशिश हम ये कर रहे हैं कि जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनकी एनालिसिस जो है ऑयल, गोल्ड और सिल्वर की जो प्रेडिक्शंस हैं वो हम आपको मंडे को बताएं चार्ट की सूरत में, और कल भी हमने आपको ये बताया था। तो अब शो में बहुत सारी चीज़ें आप जो है वो चेंज देख सकते हैं। अगर कोई सजेशन है आपके पास या अगर कोई क्वेश्चन है आपके पास तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है feedback@businessplusTV.pk। आई रिपीट, feedback@businessplusTV.pk। ये है हमारा ईमेल एड्रेस। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी इन्वेस्टमेंट का ख्याल रखिएगा। तानिश अब्बासी को दें इजाज़त। कल इंशाल्लाह सुबह 11:15 बजे आपसे होगी मुलाकात। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।